फैसल आबाद शदीद सर्दी की लपेट में। हर गुजरते दिन के साथ पारा गिरने लगा। दिन ढलने से सूरज निकलने तक शहर धुंध की लपेट में रहने लगा। धुंध के साथ फजाई आलूदगी भी मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं, फैसल आबाद शदीद सर्दी की लपेट में। हर गुजरते दिन के साथ पारा गिरने लगा। दिन ढलने से सूरज निकलने तक शहर धुंध की लपेट में रहने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जब बिल्कुल फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता कई रोज से फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। दर्जा हरारत के अंदर कमी का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें धुंध की तो फैसलाबाद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ती हुई दिखाई देती है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी बढ़ता है। हवा में जितनी नमी जो है वो बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ साथ धुंध में इजाफा होता हुआ नजर आता है। इसके साथ अगर बात करें तो हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इन हवाओं की वजह से दर्जा हरारत के अंदर कमी भी होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज 8 डिग्री से 15 सेंटीग्रेड जो है के माबैन रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और दिन के औकात में 5 से 6 डिग्री रहता है। क्योंकि सूरज मियां तलू तो जरूर होते हैं लेकिन उनकी जो गर्मी है, गर्माहट है, वो महसूस नहीं होती। बादल छाए रहते हैं और धुंध जो है वो अपने होने का एहसास आती है। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ी है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो भी मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी घरों में दुबक के बैठ चुके हैं, जबकि दर्जा हरारत मजीद कमी जो है उसके अंदर होगी। अगर महकमा मौसमियात की बात करें आइंदा रोज की, तो आइंदा 4 रोज के अंदर मौसम इसी तरह से मजीद रहेगा, खुश्क और सर्द। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% है। हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और फैसलाबाद में शाम के औकात में दर्जा हरारत मजीद सर्द हो जाता है। दर्जा हरारत शाम के औकात की बात करें तो 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर करें, खुद को जो है साथ फिजाई आलूदगी के असरात जो है वो भी मौजूद है। मास्क पहनने का भी तिब्बी माहिरीन की जानिब से मशवरा दिया गया है, क्योंकि सर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को सर्दी और इसकी शिद्दत से जो है वो बचाया जा सके। जी, आइंदा 4 रोज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नाश्ता तैयार हो ना खाना पके। फैसलाबाद की गुलेलाबाद में सुई गैस लोड शेडिंग ने खवातीन को नई मुसीबत में डाल दिया। रोज रोज बाहर से खाना लाना बजट आउट कर देता है। मुतबादिल ईंधन महंगा, इस पर खाना पकाना भी आसान नहीं। आपको बता रहे हैं, नाश्ता तैयार हो ना खाना पके। फैसलाबाद के गुलेलिया आबाद में सुई गैस लोड शेडिंग ने खवातीन को नई मुसीबत में डाल दिया। रोज रोज बाहर से खाना लाना बजट आउट कर देता है। मुतबादिल ईंधन महंगा, इस पर खाना पकाना भी आसान नहीं। ये सिलसिला यूं ही चलना है तो महकमे सुई गैस को बिल क्यों भरे, खवातीन फट पड़ी। आपको बता रहे हैं, नाश्ता तैयार ना पके। फैसलाबाद के गुलेलियाबाद में सुई गैस लोड शेडिंग ने खवातीन को नई मुसीबत में डाल दिया। खवातीन की क्या शिकवे शिकायत हैं, जानी खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में जूं जूं सर्दी बढ़ती दिखाई दे रही है, तू गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी होता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त फैसलाबाद के इलाका गुलेलाबाद में मौजूद हूँ, जहां गैस की लोड शेडिंग की अगर बात कीजिए, रोज मुश्किल जो है वो 3 घंटे जो है वो गैस आती है। खवातीन कहती हैं कि जैसे सर्दियां आती हैं गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। सर्दियों में जो है वो गैस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। सर्दियों की अगर बात कीजिए, सर्दियों में गीजर जो है वो भी चलने होते हैं, आपके सिलेंडर चलने होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें चलनी होती है। लेकिन गैस की अगर बात कीजिए, गैस जो है वो मुश्किल आती है। खवातीन कहती हैं कि 2 वक्त जो है वो खाना पकाना मुश्किल हो गए। सुबह जो है वो जब मर्द हजरात दफातर के लिए आते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो उन्हें भूखे पेट जाना पड़ता है। और बिलों की अगर बात कीजिए, बिल जो है बहुत लंबे चौड़े आ रहे हैं। खातून में साथ मुझे ना इनसे सवाल से मजीद जानते हैं। आज ये बताइएगा, गैस की क्या सूरत हाल है? अभी मैं आपके पास आ गया, बहुत अफसुर्दा दिखाई दे रही थी गैस के मसले। गैस की सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है। हमारे घर का बजट डिस्टर्ब होता है। हर वक्त 3 टाइम खाना हम बाजार से अफोर्ड नहीं कर सकते। सुबह मेरे मियाँ बगैर खाए पिए ऑफिस गए हैं और मेरे बच्चे भी जो जब स्कूल जाते हैं, अभी वो अरबी आजकल जा रहे हैं, तो बेचारे वो नाश्ता नहीं कर पाते। अगर हम लोगों ने ईंधन इस्तेमाल करना है, लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी, तो हमें सिटी में रहने की क्या जरूरत है, हम गाँव में जाकर रह लें। अफसोसनाक सूरत हाल है। महकमा सूचना गैस के तो लंबे चौड़े बिल हमें भिजवाते हैं,
ٹھیک ہے، تو بل تو ہم سے یہ پے کرواتے ہیں، مگر خدا رہا ہماری کوئی آواز سنے. ہمیں سردی کے موسم میں گرم پانی چاہیے، ہمیں نہانے کے لیے بچوں کو، ہمیں کھانے کے لیے گیس چاہیے. ہمیں 3 وقت یہ 3 گھنٹے گیس دیتے ہیں اور ابھی 1 گھنٹہ اس میں ہوا آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہماری کون آواز سنے گا، کون آواز اٹھائے گا؟ خدا رہا کوئی ہوش کے ناخن لے محکمہ سوئی گیس. ہم اسی ملک کی عوام ہے، ہماری آواز پلیز آپ ہمارے تک پہنچائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیے. پروگرام کی حد تک نہ رہے، ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے. ہمارے گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہوا پڑا، ہم مینٹلی پریشر میں، ہمارا سسٹم نہیں چل پا رہا. ہم کس کو آواز اٹھائیں، کس کے پاس جائیں، کون سنے گا ہماری؟ ایندھن کے ریٹ جو ہے وہ لکڑیاں ایک تو گیلی ہیں، اس موسم میں جلائی نہیں جاتی، اور وہ ان کو سے ڈبل ریٹ ہے. ہم کیسے ان کو افورڈ کریں؟ کون ہماری آواز بنے گا؟ جی بالکل، ایک اور خاتون میرے ساتھ موجود ہے، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا گیس کی کیا صورتحال اور کیا کیا مسائل گیس نہ آنے کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں؟ گیس کی صورتحال بہت بری ہے. میری چھوٹی سی بچی ہے، اس کا فیڈر وغیرہ گرم کرنا ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی. ٹھنڈا دودھ پی کے بچی بیمار ہو رہی ہے، اس کو دھونا ہوتا ہے، صبح کو ٹھنڈا پانی ہے تو وہ ایسے بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں گیس کے معاملات. جی بالکل، ایک اور خاتون موجود ہے جو مسلسل چولہا جلانے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا کہیں گی، گیس جو ابھی تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، گیس ابھی تک نہیں آ رہی. رات کی گئی ہوئی ابھی تک نہیں آ رہی ہے. جی بالکل، خواتین کا کہنا ہے کہ گیس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب گیس آئے اور کب جو ہے وہ کھانا بنائے. حکومت نے جن اوقات کا وعدہ کیا ہے ان اوقات میں بھی بہت مشکل جو ہے وہ گیس آتی ہے. روز جو ہے بہت مشکل 3 گھنٹے گیس آتی ہے اور وہ گیس جو آتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر. اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. تفتیشی افسران کو اخراجات کی ادائیگی نہ ہونے سے کرپشن کا دروازہ کھل گیا. سٹی 41 نے پولیس میں کرپشن کی ایک اور بڑی وجہ کا سراغ لگا لیا. فیصل آباد میں محکمہ پولیس تفتیشی افسران کا 3 کروڑ روپے کا نادہ ہندہ نکلا. انویسٹیگیشن پر اٹھنے والے اخراجات کئی سال بعد بھی ادا نہ کیے جا سکے. بات کر لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب. جی بالکل، فیصل آباد پولیس میں کرپشن کی ایک اور بڑی وجہ کا سٹی 41 نے سراغ لگا لیا. فیصل آباد پولیس کے تفتیشی افسران کو تفتیش پر اٹھنے والے اخراجات کی مد میں رقم نہ ملنے کی وجہ سے کرپشن کا ایک اور دروازہ کھل چکا ہے. فیصل آباد میں صوبہ بھر کے تفتیشی افسران کو تفتیش کی مد میں 1,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک فی مقدمہ ادائیگی کی جاتی ہے، مگر فیصل آباد میں عرصہ دراز سے یہ ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے تفتیشی افسران کرپشن کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. فیصل آباد پولیس ڈپارٹمنٹ تفتیشی افسران کا 3 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہو چکا ہے. فیصل آباد کے تفتیشی افسران نے گزشتہ کئی سالوں سے کی جانے والی تفتیشوں کے اخراجات کی مد میں 3 کروڑ روپے کے بل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں جمع کروا رکھے ہیں، مگر ابھی تک ان کو ادائیگیاں نہیں کی گئی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن دفتر ذرائع کے مطابق تفتیشی اخراجات کی ادائیگی کی مد میں پنجاب پولیس کے حکام سے 3.5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی جا چکی ہے، مگر ابھی تک فنڈ ان کو موصول نہیں ہوا، جس کی وجہ سے تفتیشی افسران کو اخراجات کی ادائیگی ممکن نہیں ہو سکی. دوسری جانب ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد دفتر کے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 ملین کے لگ بھگ جو بل ہیں وہ بن چکے ہیں. اگلے چند دنوں میں تفتیشی افسران کو 2 ملین کی رقم ادا کر دی جائے گی اور جیسے ہی 3.5 کروڑ روپے کا فنڈ موصول ہوا، تمام تفتیشیوں کو ادائیگی کرنے کے بعد یہ تمام جو کلیئر. طیب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. فیصل آباد میں دھند کے دوران چور ڈاکو سرگرم. مختلف مقامات پر علل صبح ڈکیتی چوری کی 11 واردات رپورٹ. ڈکیتی کی 9 اور چوری کی 2 وارداتوں میں شہری 3 موٹر سائیکل، لاکھوں روپے نقدی اور زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے. فیصل آباد میں دھند کے دوران چور ڈاکو سرگرم. مختلف مقامات پر علل صبح ڈکیتی چوری کی 11 واردات رپورٹ. ڈکیتی کی 9 اور چوری کی 2 وارداتوں میں شہری 3 موٹر سائیکلوں، لاکھوں روپے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے. ڈکیتی کی 9 اور چوری کی 2 وارداتوں میں شہری 3 موٹر سائیکل، لاکھوں روپے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے. تفصیلات بتانے کے لیے طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طیب. جی بالکل، فیصل آباد میں ایک چوروں راج ہو مختلف مقام جن میں شہری لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، موبائل فون میں موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے ہیں. پولیس رپورٹ کے مطابق تھانہ روشن والا کے علاقہ میں عثمان سے موٹر سائیکل اور 17,000 روپے چھین لیے گئے. تھانہ کلیاں والا کے علاقہ میں شہری افسر کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ میں
अरे 2000 रुपये मोबाइल फोन, जबकि थाना मदीना टाउन हमें सकलैन से मोबाइल फोन छीना गया। थाना सदर के इलाका में फहद से 8000 रुपये नकदी मोबाइल फोन, थाना लुडियावाला के इलाका में अब्दुल मन्नान से 36,000 रुपये मोबाइल फोन छीन लिया गया। थाना सदर के इलाका में गुलाम 23,000 रुपये और मोबाइल फोन, जबकि थाना रोशनवाला के इलाका में सुल्तान से 15,000 रुपये की नकदी छीना गया। थाना मंसूराबाद के इलाका में तो 5 से 38,000 रुपये मोबाइल फोन छीन लिया गया। थाना सदर के इलाका में हम 1000 रुपये नकदी चोरी करके फरार हो गए। जबकि के इलाका में 2 भाइयों के घरों में मुयस्सर हो गए। वारदात के दौरान 2 बिल्कुल फरार हो गए। मुतासिर की जानब से रेस्क्यू 15 पर इतला दी गई, मगर पुलिस फैसलाबाद में धुंध के दौरान चोर डाकू सरगर्म, मुख्तलिफ मुकामात पर अलेल सुबह डकैती चोरी की 11 वारदातें रिपोर्ट। डकैती की 9 और चोरी की 2 वारदातों में शहरी 3 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम हो गए। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा नहार की संगीन गफलत, चिन्योट में भल सफाई शुरू ना की जा सकी। किसानों ने पानी चोरी का मसला हल न होने की भी शिकायत कर दी। उनका मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 26 दिसंबर से 30 जनवरी तक भल सफाई के नाम पर नहरें जो है बंद कर दी गई हैं। तकरीबन पंजाब भर में 11,000 के करीब छोटी बड़ी नहरें हैं जिनकी भल सफाई जो है वो करवाई जानी है। इस मुहिम के तहत सफाई होनी है। ताम चिन्योट में ये नहरें बंद कर दी गई हैं और ताहाल भल सफाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी, जिस वजह से जो काश्तकार भाइयों उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहर में जगह जगह पर कूड़ा करकट के ढेर हैं, शहरों की जानिब से कूड़ा जो है वो फेंक दिया जाता है। इसके साथ साथ भल सफाई के नाम पर ही जो नहरें होती हैं उनके जो बंद होते हैं, जो पुश्ते हैं, उन्हें मजबूत बनाया जाना है। इसके साथ साथ प्रॉपर इसकी एक देखभाल की जानी है, सफाई सुथराई होनी है, ताकि भल सफाई होने की एक अहम वजह ये होती है कि जो आखिरी हिस्से में बैठा हुआ काश्तकार है टेल पर, वहाँ तक पानी की रसाई जो है वो मुमकिन होना होती है। ताहम एक तरफ पानी चोरी का एक बहुत बड़ा मसला है, दूसरी तरफ भल सफाई जो है वो तो हाल शुरू नहीं हुई, जिस वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, नहरें बंद कर दी गई हैं, सफाई नहीं अभी शुरू हुई? हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये भल सफाई के हवाले से कुछ इकदाम वो लें और इस पर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। हमारे जो छोटे काश्तकार हैं वो तेल लगा के और ये पीडर वगैरह चला के वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी सफाई करवाई जाए। नहर जगह जगह से टूटी हुई है और जो लास्ट वाले किसान हैं जहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि कितने रकबे के आप काश्तकार हैं, क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि बिजली आती नहीं और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फसलें उजड़ गई हैं, तो इसलिए नहर में पानी नहीं है। हम बहुत तंग है बिजली आने से। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं काश्तकार भाई कि भल सफाई जो है वो करवाई जाए। भल सफाई होने से जो आखिर में बैठा हुआ काश्तकार होता है वहाँ तक टेल तक जो है वो पानी पहुँचना होता है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया और FTA हुकाम कब्जा माफिया के सामने बेबस। FTA सिटी में मुल्हक्का कच्ची आबादियों पर काबजिन की मौजूदगी का इंकशाफ। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जिला इंतजामिया और FTA हुकाम कब्जा माफिया के सामने बेबस। FTA सिटी में मुल्हक्का कच्ची आबादियों पर काबजिन की मौजूदगी का इंकशाफ है। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FTA हकाम और ज़िला इंतज़ामिया की बेबसी के बायस FTA सिटी में मुल्हक्का कच्ची आबादियों में काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। FTA सिटी में चक नंबर 118 बाठा वाला, चक नंबर 119 में काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह जो है वो काबजीन की जानब से चक नंबर 118 में जो है वो 93 कनाल रकबे पर जो है वो 80 से ज़ायद घर तमीर किए गए हैं। सिटी 41 को मसूल होने वाले नक्शे के तहत 118 में काबजीन मौजूद हैं। इसी तरह FTA सिटी में दीगर जो चकूक हैं 118, 119 के अलावा वहाँ पर भी जो है वो काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और कच्ची आबादी में रहने वाले ताहाल जो मालकीन थे उनको ताहाल मालकाना हकूक नहीं मिले, जिसके बायस घरों की गैर कानूनी तमीर की गई
اور اسی طرح جو ہے وہ ایف ڈی سٹی سے ملحقہ کچی آبادیوں میں جو ہے وہ جو سرکاری لینڈ ہے تاحال واگزار نہ کروائی جا سکی، جس کے باعث جو صحافی کلونی کے لیے جگہ جو مختصی چک نمبر 118 میں وہاں پر بھی جو ہے وہ قابضین کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور نقشے کے تحت 93 کنال جو رقبے پر 80 سے زائد گرانے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر آباد ہیں، جس کے باعث ایف ڈی حکام اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی سے قاصر ہے، اور تاحال سرکاری لینڈ جو ہے وہ واگزار نہ کروائی۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ، بلاول بھٹو کے جلسے کی جگہ تبدیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 11 جنوری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پہلا جلسہ تحصیل تاندیا والا میں ہونا طے پایا تھا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ، بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی جگہ تبدیل ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 11 جنوری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پہلے جلسہ تحصیل تاندیا والا میں ہونا طے پایا تھا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر سے۔ جی ظفر صاحب، اس فیصلے کے محرکات کیا ہے، آگاہ کیجیے گا ناظرین کو۔ جی، بہت اہم فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ تاندیا والا میں جو بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ ہونا تھا وہ اب 11 جنوری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں ہوگا۔ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید خان کی صدارت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں کیا گیا، جس میں سٹی صدر رانا نعیم دستگیر بھی موجود تھے اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ فیصل آباد میں اگر مرکز میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ اچھا تاثر نہیں جانا تھا کہ ایک دور دراز کی تحصیل کو آخر کیوں چنا گیا جلسے کے لیے، اور فیصل آباد کی دھوبی گھاٹ گراؤنڈ جہاں ذوالفقار علی بھٹو بھی خطاب کرتے رہے، جہاں بے نظیر بھٹو بھی خطاب کرتی رہی، جہاں بلاول بھٹو بھی کئی بار خطاب کر چکے ہیں، اور پورے سیاسی رہنما ادھر ہی جلسے کرتے ہیں، تو ایک تحصیل دور دراز کی وہاں جلسے کا کیا جواز تھا؟ کیا سٹی کی قیادت جو ہے وہ ان کو امید نہیں تھی کہ وہ جلسہ کامیاب ہوگا؟ یہ سارے امور تو حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا کہ جلسہ اب تحصیل تاندیا والا کی جائے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ تو آپ 11 جنوری کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بلاول بھٹو زرداری دن کے وقت خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید اور سٹی صدر رانا نعیم دستگیر اور کچھ اور رہنما آج لاہور میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں اس جو جلسہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں 11 جنوری کو ہونا ہے اس حوالے سے امور طے پائیں گے۔ جی بہت شکریہ ظفر صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ NA 108 سے سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کی نامزدگی کا معاملہ، ذرائع کے مطابق اپلیٹ ٹریبیونل نے محبوب سلطان کی اپیل منظور کر لی۔ ابتدائی احکامات کے تحت محبوب سلطان کو NA 108 سے انتخابی عمل میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اپلیٹ ٹریبیونل میں جسٹس اسجد نے اپیل پر سماعت کی۔ NA 108 سے سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کی نامزدگی کا معاملہ، ذرائع کے مطابق اپلیٹ ٹریبیونل نے محبوب سلطان کی اپیل منظور کر لی۔ ابتدائی احکامات کے تحت محبوب سلطان کو NA 108 سے انتخابی عمل میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اپلیٹ ٹریبیونل میں جسٹس اسجد نے اپیل پر سماعت کی۔ محکمہ تعلیم کی الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد نے غیر حاضر 125 اساتذہ کی فہرست جاری کر دی۔ متعلقہ DOs ایجوکیشن کو کارروائی کر کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ کمیشن پاکستان کی طرف سے اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے الیکشن کی ٹریننگ دینے کا شیڈول جاری کیا گیا تھا، جس پر اساتذہ کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس ٹریننگ میں ضروری پارٹیسپیٹ کریں، لیکن اس حوالے سے اکثر اساتذہ ٹریننگ سے غیر حاضر رہے، جس پر محکمہ تعلیم نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ CEO ایجوکیشن آفس سے 125 اساتذہ کی لسٹ جاری کی گئی ہے جو کہ ایبسنٹ رہے ٹریننگ سے۔ اس حوالے سے ان تمام کو وارن کیا گیا ہے اور متعلقہ جو مجاز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو دوبارہ ٹریننگ بھی کروائی جائے، کیونکہ کسی بھی طور پر الیکشن ڈیوٹی سے اساتذہ جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ جن اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ان کو ہر حال میں
ड्यूटी देना होगी। इस हवाले से सीओ एजुकेशन का कहना है कि तमाम असातिज़ा इस बात को सीरियस लें, कौमी कॉज है, इस पर असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी भरपूर अंदाज से अदा करें और जब तक ट्रेनिंग हासिल नहीं की जाएगी उस वक्त तक असातिज़ा जो है वो अपना बेहतर तौर पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकेंगे। इसलिए तमाम असातिज़ा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें और जो शेड्यूल दिया गया है उसमें जो गैर हाजिर असातिज़ा हैं उनके खिलाफ मुतल्लिका जो डीओज हैं उनको कहा गया है कि वो एक्शन लेते हुए इनकी दोबारा से ट्रेनिंग। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। माह दिसंबर में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 3% इजाफा, अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। दिसंबर 2023 में 1 अरब 23 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो एक्सपोर्ट्स में बेहतरी नजर आई है और माह दिसंबर के जो अदादो शुमार आए हैं उसके मुताबिक 3% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहीर। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं क्या रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या है और एक्सपोर्टर्स की इस वक्त जो है वो करंट सिनेरियो को देखते हुए पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, तो उनकी डिमांड्स, उनके मुतालबात जो हैं वो क्या हैं। अजीज साहब ये बताएगा, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ओवरऑल इट्स अ गुड साइन, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफा भी होना चाहिए और उसके लिए एक्सपोर्टर्स के मसाइल, उनके रिजर्वेशन वो क्या है, ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसा इक़दामात किए हैं जिसमें एनर्जी की प्राइसेस के बारे में है और इसी तरह से जो है वो कुछ पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जिसकी वजह से लोगों में एतमाद आया और एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, जो हम उनके साथ डायलॉग भी करते हैं और हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री भी जो है गाए बगाए गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करती है, जो हमारे स्टकअप रिफंड्स हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल है सेल्स टैक्स की सूरत में, DLTL की सूरत में, वो अगर रिलीज़ होता है और टाइमली एक्सपोर्टर को जो है वो मिलता है तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है और हम उसको देख रहे हैं। उस इजाफे को कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमारे बॉटलनेक्स हैं, हर्डल्स हैं। एक आपका इंटरेस्ट रेट है जो इस वक्त हाईएस्ट है हमारे रीजन में। इसी तरह से हमारा जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 18% सबसे ज़्यादा है रीजन में। तो इस शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के दीगर इलाकों में सीवरेज मंसूबे, दारुल सकीना रोड की सुनी गई। पानी की निकासी न होने से मसरूफ तरीन सड़क नदी नाले में तब्दील हो गई। बात करेंगे इसी हवाले से रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। दारुल सकीना रोड इस वक्त सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। अली आपको मेरे कम में सूरत हाल दिखा भी सकते हैं। ये कोई नदी नाला नहीं है, ये दारुल सकीना रोड है जो कि पिछले कई महीनों से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है और पानी इस सूरत हाल में यहाँ पे जो मकीन हैं और जो मुसाफिर हैं उनके लिए गुजरना भी मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये मसला कब से है? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए, यही सूरत हाल है यहाँ की। यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। देखिए आपके सामने है ये हालात। ये रोड के उस पार जाना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। पहले यहाँ नहर चलती थी पहले साफ पानी की, इसलिए कनाल रोड कहते हैं इसको, लेकिन आजकल ये गंदे पानी की नहर चल रही है और ये हालात इतने अबतर हैं कि ये इस साइड वाले और इस साइड वालों का रास्ता मुनक़ता है। वो जाने के लिए उनको 2 किलोमीटर आगे जाके वहाँ से घूम के आना पड़ता है कोई चीज़ लेनी हो तो। अच्छा ये बताएं कि आपने कोई मुतल्लिका अफसरान से अपील भी की मसले के हल के लिए? ये सर हमने बहुत बार अपील भी की, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। आते हैं देख के, ये म्यूनसिपल वाले आते हैं देख के चले जाते, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अली दिखाइएगा कि इस वक्त जो फुटपाथ का रास्ता है वहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं और गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है पानी में से गुजरने का? सर इतनी जलालत है यहाँ पे कि मैं अब आपको क्या बताऊं। यहाँ पे किसी की गैरत नहीं जाग रही, ना किसी सियासतदान की, ना हुक्मरान की, ना कोई डीसी साहब ताउन कर रहे हैं, ना म्यूनसिपल कमेटी। ये देखें बैक साइड पे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जब स्कूल ओपन होता है उस टाइम देखा करें यहाँ पे हालात, डेली 5, 7, 10 बच्चे गिरते हैं पानी में। और ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मकानात को रेगुलर करने में मुकम्मल नाकाम। गुलाम मोहम्मद आबाद पीपल्स कॉलोनी D टाइप के सैकड़ों घर शामिल।
बात करेंगे इसी हवाले से फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं सरकारी फैसलाबाद के अंडर, उनकी जो रेगुलराइजेशन है उस हवाले से मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो मुख्तलिफ मकाना जो है उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया। जितनी भी सरकारी स्कीमें जिनमें आते हैं, जिसके अंदर जना कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, गुलाम अहमदाबाद और इसके साथ साथ दीगर जो समनाबाद के कुछ इलाके शामिल हैं, इधर जो है वो रेगुलराइज नहीं किया गया है। और तकरीबन 4000 केसेस ऐसे हैं जिन्हें रेगुलराइज ही नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ अगर ये रेगुलराइज किए जाते हैं, इन्हें रेगुलर किया जाता है तो पंजाब हुकूमत को करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ताहाल किसी भी किस्म की पॉलिसी ना होने की वजह से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से जो मकानात हैं उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। और इसमें से काफ़ी साल गुजरने को हैं कि किसी। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला टोबा टेक सिंह के तमाम थानों की शक्ल ही बदल गई। थाने खूबसूरत इमारत की मंजर पेश करने लगे। बात करेंगे इसी हवाले से मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर बताइए। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टेक सिंह के थानों की हालत भी बदल दी गई है। इन थानों में आकर अब खुशगवार एहसास होता है और यहाँ पर इस हवाले से जो है वो खासी तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है। टोबा टेक सिंह के DPO इबादत निसार से बात करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि अच्छा इनिशिएटिव है, इसके पीछे मकसद सर क्या था? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने खुद फरमाया कि हमने अपने 12 पुलिस स्टेशंस को सिप्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें से हमने उनको फ्रंट एंड और बैक एंड पे डिवाइड किया है। फ्रंट एंड का मकसद वो एरिया है जहाँ पे हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर सकेंगे, जहाँ हम उनको अच्छे तरीके से रिसीव करके उनकी प्रॉब्लम सुन सकेंगे। इस मकसद के लिए सिप्स की 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले गाइड कांस्टेबल को तैनात किया गया है, जिनका मकसद ये है कि जब भी कोई विक्टिम या जब भी कोई बंदा पुलिस स्टेशन आए तो उसको अच्छे तरीके से रिसीव करके उसको पूरी गाइडेंस दी जाए। इसके अलावा जितने हमारे मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं उनके लिए VSO जिसे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर कहते हैं उनको तैनात किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग की गई है इस मकसद के लिए ताकि वो ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स, बच्चों के मसाइल को अच्छे तरीके से सुन सकें। इसके अलावा जितना भी थाना है उसको रेनोवेट करके उसका अच्छा वेटिंग एरिया, SHO के रूम को बेहतर किया गया है और लोगों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक DDRC का कंसेप्ट लेकर आया गया है ताकि जो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशर। आम इंतखाबात की आमद फैसलाबाद में आज़ाद उम्मीदवार भी मुतहरिक NA 104 और PP 110 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी बशारत अली रंधावा सरगर्म। बात करेंगे इसी हवाले से अली नारो से। जी अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की आमद है। सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं हल्का NA 104 और PP 110 से चौधरी बशारत अली रंधावा, जिनकी जानिब से सरगोदा रोड यूसुफ चौक में पब्लिक सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इलाका मकीनों की कसीर तादाद शरीक हुई है। चौधरी बशारत अली रंधावा मेरे साथ मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, पब्लिक सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया गया है, बड़ी तादाद लोगों की शरीक हुई है, क्या विजन है, क्या मंशूर है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम खिदमत खल्क के लिए आगे बढ़े हैं। ये अपनी कौम मुल्क के लिए हम मेहनत करेंगे और आज मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आकर हमारे मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया है। ये भी बताइएगा कि विजन क्या है आपका? सियासतदान तो बेशुमार हैं, आप आज़ाद हसीयत से हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है जमाती बंदों के साथ मुकाबला करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारा अपना इलाका है, हमने सारी ज़िंदगी इधर गुजारी है, हमारे सब लोगों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। हम पहले भी खिदमत खल्क करते रहे हर मैदान में, तलीमी मैदान में, और आज हम इंशाल्लाह सियासी मैदान में भी सब लोगों की अपने कौम मुल्क की खिदमत करेंगे। आज बिल्कुल दफ्तर के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया गया है। और बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी कौमी असम्बली के हल्का NA 107 के उम्मीदवार सरदार सईद अहमद गुज्जर की कमालिया में 4 जम्मू वाला सरदार उमर फारूक के डेरे पर आमद। बात करेंगे इसी हवाले से रिजवान खान से। जी रिजवान बताइए। में उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 107 सरदार सईद अहमद गुज्जर की उमर गुज्जर के डेरे पर खसूसी आमद हुई है, जहाँ पर सैकड़ों जो कारकुनान थे उनकी जानब से उनकी हिमायत का भी ऐलान किया गया। बताइए कि बड़ी तादाद में आपकी जानब से जो है कैंपेन भी की जा रही है और बड़ी तादाद में लोग आपके साथ शामिल भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू रिजवान भाई। रिजवान, रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारा कैंपेन का सिलसिला जारी है और अभी भी हम
मोज़ा मॉल में जम्मू वाला में आए हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, और इन्होंने कसीर तादाद में मेरा ऐलान किया है उमर गुजर के डेरे पे। और अकरम भाई भी हैं इधर, यासीन साहब, इन्होंने मेरी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। और हम इंशाल्लाह इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे, सेहत की सहूलियात, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, जो भी तमाम मसाइल हैं इनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रिजवान। जहांगीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी और महकमा सेहत के अफसरान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इफ्तिताह किया गया। ताहम मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 5 रोज़ा पोलियो मुहिम में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी इस साल की पहली NID कैंपेन है और ये 5 रोज़ा है और डी साहब ने भी इनॉग्रेशन की है। 5,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 2300 से ज़ायद टीमें हैं। तो आवाम से इल्तमास है, ख़ास तौर से वालिदैन से, कि जब भी टीम आपके घर जाए तो लाजमी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि जब भी पोलियो टीम आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो अपने 5 साल से कम उम्र के जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए।